सूचनाओं के दौर में जब हर पल अनेकों सूचनाएं आपके सामने आ रही हैं जिन पर भरोसा करना भी कई बार अविश्वसनीय लगता है, ऐसी स्थिति में पूरे भारत में एक शख्स ऐसा है जिसकी सूचनाओं को लेकर के राजनीतिक जगत में, प्रशासनिक जगत में और इसके अलावा मीडिया जगत में उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की जाती है। हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं हॉटलाइन न्यूज नेटवर्क के तौर पर संचालित करने वाले राजा शर्मा जी से। राजा शर्मा जी इंदौर में रहते हैं। राजा शर्मा जी भगवान महाकाल के अनन्य भक्तों में गिने जाते हैं और चर्चा का विषय यह है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होने जा रहा है उज्जैन में। सिंहस्थ को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसे काम किया जाना चाहिए, इस पर हम उनकी बेबाक राय सुनेंगे। राजा जी, आपने इलाहाबाद महाकुंभ भी देखा है, मध्य प्रदेश का सिंहस्थ भी देखा है, अब फिर सिंहस्थ होने जा रहा है। क्या अंतर पा रहे हैं और क्या सरकार की आपको तैयारियां नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो गौरव भैया थैंक यू कि आपने जिस तरीके से आपका स्नेह प्रदर्शित किया व्यक्तिगत मेरे लिए और हॉटलाइन न्यूज़ नेटवर्क के लिए, ये आपकी सेहत देता है। क्योंकि आमतौर पे ये देखने में आता है कि व्यक्ति आत्ममुग्धता और खुद के स्तुति गान से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में यदि आप किसी व्यक्ति के एफर्ट्स को, किसी व्यक्ति के प्रयासों को एंडोर्स करते हो, रिकग्नाइज करते हो, तो ये अपने आप एक बड़प्पन है जो मुझे आप में देखने को मिल रहा है। तो आई एम वेरी हाईली ऑब्लाइज्ड विथ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एक बात, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इलाहाबाद का, प्रयागराज का आपने कुंभ देखा, उज्जैन के भी मैंने 2016 और 2004 के भी कुंभ को बहुत नज़दीक से कवर किया है। तो देखिए क्या होता है, जब समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपके चैलेंजेस भी आगे बढ़ते हैं। 2004 के कुंभ में जब मैं स्टार न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करता था तब भी तकरीबन 1 महीने में वहाँ रहा, 2016 में भी रहा और अभी प्रयागराज के कुंभ में भी तकरीबन 1 महीने में वहाँ प्रयाग में रहा। तीनों कुंभों में बेसिक अपने अपने अंतर हैं। सबसे बड़ा मूल कारण समझिए आप, जो अपने दर्शकों को जानना चाहिए कि जब उज्जैन में कुंभ होता है ना, तो पहले तो उसको, इसका धार्मिक महत्व को समझिए आप कि प्रयाग के कुंभ में और उज्जैन के कुंभ में धार्मिक महत्व का क्या अंतर है। हमारा उज्जैन का जो कुंभ 12 साल में जो एक बार आता है, प्रयाग में कई बार अर्ध कुंभ भी लगता है, नासिक में अर्ध कुंभ भी लगता है, उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं लगता है, उज्जैन में पूर्ण कुंभ भी लगता है, वो 12 साल बाद ही लगता है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बात ये समझिए आप कि हमारे यहाँ शिप्राजी जो है, आपको गौरव भी ये समझना होगा कि शिप्राजी का जो रेडियस है, लंबाई और चौड़ाई, वो तकरीबन 20 किलोमीटर से अधिक की नहीं है, जो एक अनुमान के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। और जब गंगा जी में, गंगा तट पे जब कुंभ लगता है प्रयाग के अंदर, जिसको अपन इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद कहते थे, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो तकरीबन 100 किलोमीटर का रेडियस है। लंबाई का तो कोई अंत ही नहीं है, लंबाई तो 5 राज्यों को कवर करते हुए जा रहे हैं गंगा जी वहाँ पे, ठीक है। तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जब आप कंपेरिजन करते हो कि वहाँ का पार्ट बहुत बड़ा है, चौड़ाई की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, तो सैकड़ों घाट बन जाते हैं, सैकड़ों घाट बन जाते हैं। तो जो श्रद्धालु धर्मावलंबी वहाँ से आते हैं, जो जिसको जहाँ स्नान करना उसको वहाँ रोक दिया जाता है, गंगा का स्नान हो जाता है। हमारे यहाँ सबको सिटी में लाना ही पड़ता है, आप ध्यान रखिए। आप चाहे आप इंदौर रोड से यदि एंटर करोगे तो त्रिवेणी में आपको उतारना पड़ेगा लोगों को, त्रिवेणी से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, तो त्रिवेणी से आपको उतारना पड़ता है। फिर आप आगे जाते हो तो उज्जैन क्रॉस करना चाहते हो तो मंगलनाथ के आगे तकरीबन 12-15 किलोमीटर तक ये शिप्राजी के घाट बनते हैं। तो आप जो चुनौतियों की बात कर रहे हो, क्योंकि आपका जो मूल हेतु है कि क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, चुनौतियां हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रहेगी। प्रयाग में जैसे अनुमान, मतलब आंकड़े सरकार द्वारा जो जारी किए गए कि 60 करोड़ आए, 65 करोड़ आए, मेरी उसमें अपनी मत भिन्नता है कि इतने लोग एट ए टाइम आ कैसे जाते थे, उसका कोई पैमाना है ही नहीं, ठीक है। जितने करोड़ भी आए, धर्म और आस्था का विषय है, इस पर एक अलग विषय डिबेट हो सकती है कि कितने लोग आए थे। लेकिन उज्जैन के कुंभ में आने के लिए आपके पास जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
और इंक्लूडिंग पूरा मध्य प्रदेश, ये इनका फ्लो तो आपको डायरेक्ट रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि महाकाल महाराज की जो भव्यता और दिव्यता है वो एक अद्भुत है। तो प्रयाग में तो गंगा स्नान के लिए लोग आ रहे थे, यहाँ कुछ लोग भस्म आरती देखना चाहेंगे, कुछ लोग महाकाल के दर्शन करना चाहेंगे, कुछ लोग ओमकारेश्वर जाना चाहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ी चुनौतियां हमारे शासन और प्रशासन के सामने रहेगी। सरकार लगातार सिंहस्थ को लेकर अपने काम कर रही है। इसके अलावा भी उज्जैन में, इंदौर में बहुत काम हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद में श्रद्धालु और धर्मालु एकदम से आए और जो अव्यवस्थाएं वहां पर व्याप्त हुई, उज्जैन को लेकर के ऐसा क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी की जाए कि प्रशासन भी, स्थानीय नागरिक भी और सरकार भी उसे सुव्यवस्थित तरीके से आगे ले जाए? देखिए, उज्जैन को आप इसे ही समझना होगा, उज्जैन का जो मेला क्षेत्र है वो दरअसल घाट के लेफ्ट साइड में है, जो बड़नगर रोड जिसको कहा जाता है। तो जो बड़नगर रोड है वही एक मेला क्षेत्र हुआ करता है। शहर के अंदर मेला नहीं लगता है, ध्यान रखिए आप। शिप्रा जी के लेफ्ट साइड में मेला लगता है। शहर के अंदर तो श्रद्धालुओं का मूवमेंट हो सकता है। घाट पे स्नान करने के लिए एक्चुअल एंट्री जो है वो आपको एंट्री उधर से ही मिलती है, बड़नगर क्षेत्र से। जब आप शेष क्षेत्र में, मेला क्षेत्र के अंदर आते हो, और वहीं बड़े बड़े साधु संतों के, महामंडलेश्वरों के पंडाल लगते हैं, ठीक है। तो अभी मौजूदा दौर में चैलेंजेस क्या है कि मोहन यादव जी की जो सरकार है वो अभी लैंड पुलिंग पे काम कर रही है। अब लैंड पुलिंग को आप ऐसे समझिए, एक तो होता लैंड एक्विजिशन, एक होता लैंड पुलिंग। लैंड पुलिंग को आप ऐसे समझिए कि सरकार जो है उनसे जमीन परमानेंटली लेना चाहती है किसानों से, जिसमें इसके पहले मेले लगते रहे, उसकी बात कर रहा हूँ आपसे मैं ना, सिंहस्थ जिसमें लगता रहा है। हमारे यहाँ सिंहस्थ होता है, अन्य जगह कुंभ होता है, ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि सिंह और कुंभ राशि का कॉम्बिनेशन सिंहस्थ बनाता है। वहाँ अन्य जगह जो होता है ना, कुंभ लगता है, यहाँ पे तो ये सिंहस्थ बनता है, ध्यान रखिए आप। तो जो सिंहस्थ का जो मेला क्षेत्र है ना, उस मेला क्षेत्र के लिहाज से आप ऐसा समझिए कि वो उस लैंडस्केप को मोहन यादव जी की सरकार लैंड पुलिंग करना चाहती है। अब लैंड पुलिंग में क्या होगा कि उस क्षेत्र को सरकार ले लेगी, उस एरिया को डेवलप करेगी, पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, सीवरेज की लाइन, पानी की लाइन, जितने भी बेसिक एनिमिटीज लगती है, और 50% उस जमीन का वापस किसान को लौटा देगी। इसको लैंड पुलिंग एक्ट के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी तक देखिए 2028 में सिंहस्थ है, 28 को आप गिनिए मत, क्योंकि अप्रैल में सिंहस्थ चालू हो जाता है। अब आपका साल बचे हैं 2 सर, ठीक है। 2 साल में आप क्या क्या कर लोगे, आपके सामने चुनौतियां पड़ी है। मेरा ये मानना प्रयागराज से ज्यादा क्राउड आएगा, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि महाकाल महाराज का अपना वैभव है और ओंकारेश्वर में लोग स्नान करना चाहते हैं। तो नर्मदा जी और शिप्रा जी का स्नान करने के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा, उस समय वेकेशंस रहती है, छुट्टियां रहती है। तो छुट्टियों के कारण और क्राउड बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ये प्रयाग में छुट्टियां नहीं होती है, प्रयाग में अलग से छुट्टियां करनी पड़ती है सरकार को। उस समय समर के वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अप्रैल महीने में हमारे यहाँ सिंहस्थ लगता है। एक बड़ा कारण मैंने आपको बताया जो क्राउड को बढ़ाएगा यहाँ पे। तो क्राउड बढ़ेगा आपके सामने। एक आपका जो मेला क्षेत्र है वो सीमित है। मेला क्षेत्र में आज तक अभी तक आपका एक पाइप भी नहीं डला है। ग्राउंड की रियलिटी की आप बात करो तो महाकाल लोक का क्राउड तो इसे समझ नहीं रहा है सर। पूरा उज्जैन डिस्टर्ब हो जाता है इनसे महाकाल लोक का क्राउड जब सैटरडे संडे को आता है। तो शासन प्रशासन के सामने चुनौतियां, एक तो शहर का बहुत छोटा होना, सकड़ी गलियां होना, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होना। आज आप इंदौर से जब उज्जैन में प्रवेश करते हो तो वो पुराने ब्रिजों के ऊपर से आप जाते हो। ये कब तो ब्रिज तोड़ेंगे, कब बनाएंगे? रेलवे के ब्रिज बनने में 7-8 साल लग जाते हैं सर। आप कैसे इन सबको करोगे? कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग तो चुनौतियां हैं, महाकाल महाराज की कृपा से सब हो जाता है, ये अलग बात है। वहां 5-50 करोड़ लोग आएंगे तो सब मूवमेंट करेंगे ही, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो आपने एक आने का काम भी नहीं दिख रहा है जो आप पे बताइए। लगातार मैं हॉटलाइन पे लिखता ही हूँ, गौरव भैया आप देखते ही हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई काम नहीं हो रहे हैं, पॉलिसीज बनी नहीं है, पॉलिसीज बन गई तो डिसीजन नहीं हुए हैं, डिसीजन हो गए तो एजुकेशन नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती, पानी कहां से लाओगे? गंगा जी का पानी तो 5 राज्यों से बहता है, आप पानी कहां से लाओगे? आप पानी के लिए आपके रिसोर्सेस क्या है? तो ये बड़ी चुनौतियां हैं उज्जैन के सिंहस्थ को लेकर। पिछले सिंहस्थ को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना चालू की थी, जो पानी की बात आ रही है, और वो भी नाकाफी सा लगता है
जब शिप्रा में जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, धर्मजनों को, धार्मिक जनों को क्या प्रयास करना चाहिए कि आम व्यक्ति उस चीज से बचे? आपको कुछ ऐसा नजर आता हो तो? देखिए गौरव भैया, शायद आपको एक बात की जानकारी नहीं होगी, आपके दर्शकों को भी नहीं होगी। मैं ये बताना चाहूँगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जानकारी है ये कि नर्मदा जी को जब आप शिप्रा जी में मिलाते हो तो धार्मिक रूप से ये संगत ठीक नहीं है। ये दरअसल नर्मदा जी में नागा साधु स्नान ही नहीं करते हैं। ये एक पारंपरिक बात बता रहा हूँ आपको मैं ना, जो मैंने कहीं पढ़ी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे पास जो अध्ययन है, ज्ञान है, उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब शिवराज जी ने नर्मदा जी को शिप्रा जी में मिलाया था, तब भी मैंने ये कहा था कि आपका सिंहासन डोल जाएगा। अब यदि आपने ऐसा प्रयोग किया है तो हो सकता है इसका आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले। फिर आपने देख लिया, शिवराज की सरकार चली गई, ठीक है। मेरा ज्ञान ये कहता है कि नर्मदा जी में नागा साधु स्नान नहीं करते हैं। उसके अनेक कारण हैं, वो धार्मिक पक्ष, उस पर अलग से बात की जा सकती है कभी भी। तो शिप्रा जी में जो जल स्रोत है वो बारिश का जल स्रोत है, तो इनको कहीं ना कहीं से जल के स्रोत की व्यवस्था करना पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो बोरिंग का पानी लाए या कहीं पे मिलाना तो पड़ेगा, पानी तो आपको लगेगा, क्योंकि यदि पानी की, शिप्रा जी की पहले ही आपके सामने चैलेंज का चौड़ाई कम है, ठीक है। तो यदि पानी वहाँ रुका हुआ रहेगा तो बदबू मारने लगेगा। प्लस सबसे बड़ा चैलेंज आपको ध्यान है, पिछली बार कीचड़ स्नान होने लगा था, साधु संतों ने विरोध प्रकट किया था, सीवरेज फट गए थे, क्योंकि उस समय जब आपका लोड बढ़ता है इतना लोगों का तो वहाँ पे सीवरेज फट जाता है। कई बार बारिश आ जाती है, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। तो चैलेंज पानी भी है, चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, चैलेंज गवर्नेंस भी है। और मोहन जी खुद उज्जैन के रहने वाले हैं, तो अभी तक तो आधा काम इनको हो जाना था, मेरा ऐसा मानना है। जिस दिन इन्होंने सरकार संभाली थी, आपको ये समझना होगा कि दिवाली के टाइम फिक्स होता है, होली की डेट फिक्स होती है, वैसे सीएस की डेट फिक्स होती है। सीएस कोई आगे पीछे नहीं होता है। सीएस कोई आपके घर की शादी नहीं कि आपने 4 महीने आगे बढ़ा ली या 6 महीने आगे बढ़ा ली। वो शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार, प्लैनेट्स के अनुसार उस जब युक्ति बनती है उसी दिन सीएस होता है, ध्यान रखिए आप। तो सीएस को आप घटा और बढ़ा नहीं सकते। सीएस की टाइम डेट फिक्स है कि किस दिन शाही स्नान होना है, कितने पर्व स्नान होना है। तो वो मुझे लगता है कि आज की डेट में तो एक आने का भी काम नहीं हुआ उज्जैन के अंदर। महाकुंभ और सिंहस्थ में जो स्नान होते हैं, उन स्नान में ये मान्यता है कि सिर्फ साधु संत और नागा साधुओं को ही स्नान करना चाहिए, लेकिन बदलते दौर में आम जन भी स्नान करने के लिए लालायत रहते हैं और उस भीड़ में रहते हैं, जिसके कारण प्रयागराज महाकुंभ में जो बड़ी घटना भगदड़ की हुई थी और जिस तरीके के दृश्य सामने आए थे, इनसे सचेत रहने के लिए सरकार को, अखाड़ों को क्या करना चाहिए, इस बारे में आप? देखिए, अखाड़े जो है ना, सेना के रूप में होते हैं। ये प्राचीन काल में अखाड़े जो है ना, ये धर्म की रक्षा के लिए सेनाएं बनाई गई थी, बाद में उनका नाम अखाड़ा दिया गया। तो धर्म रक्षा के लिए से सेनाओं का निर्माण किया गया था। और इनके बाद आपने देखा होगा, जब पेशवाई इनकी निकलती है तो इनके हाथ में भाले, तलवारें, त्रिशूल होते हैं। उस समय उनके पास ये हथियार थे। आज इनके साधुओं के ये अलंकरण माने जा सकते हैं, लेकिन उस समय हथियार भी यही हुआ करते थे। तो ये पेशवाई के रूप में आप देखते हो, इनके हाथ में तलवारें होती है, त्रिशूल से घुमाते हुए चलते हैं। तो इनका रौद्र रूप आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जंगलों से आते हैं ये लोग, जंगल में, पहाड़ों के अंदर से आते हैं। वो उस इन सबसे ज्यादा क्रेज इन्हीं लोगों के लिए होता है। ये सिंहस्थ का जो क्रेज होता है, इन्हीं साधु संतों के लिए होता है। हम तो हो सकता है धार्मिक पर्यटन के हिसाब से जा रहे हैं, धार्मिक स्नान के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इन्हीं लोगों के लिए होता है। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया की लोकप्रियता, धार्मिक जागरूकता होती है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी हमारा स्नान करें और स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करें। तो ये एक अलग पार्ट है कि ये क्या उन्हीं लोगों के लिए होता है? नहीं, उन लोगों के लिए विशेष पर्व होता है, उन लोगों के लिए क्रेज होता है, लेकिन होता सबके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके और मेरे लिए, सब लोगों के लिए वो होता है। उन लोगों के लिए विशेष होता है, इसलिए उनको जब वो स्नान करने जाते हैं तो उसे आम जनता को रोक दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह शाही स्नान की प्रक्रिया चालू हो जाती है 3 बजे से, और जब तक ये अखाड़े करते हैं तो उस घाट पर किसी आम आदमी नहीं जा पाता है। ये प्रयाग में भी हमने देखा, जब तक उनका शाही स्नान नहीं हो जाता है तब तक आम जनता को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती। जैसे त्रिवेणी संगम की बात की जा रही थी, जिस जगह इनको स्नान करना था उस जगह की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर जगह खुला रहता है, कहीं भी आप स्नान कीजिए, ठीक है। तो आपने पूछा क्या क्या व्यवस्थाएं करना चाहिए, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि पुलिस और प्रशासन के व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रहना पड़ेगा, क्योंकि साधु संतों के मामले में उनका उग्र रूप भी, रौद्र रूप भी हमने देखा है। यदि बीच में कोई आ जाए तो त्रिशूल से उसको अलग कर देते हैं, साइड कर देते हैं।
तो वो सेना रहती है, उसको सेना को सेना के हिसाब से हैंडल किया जाता है। सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज रहेगा ट्रैफिक सर। ट्रैफिक का जो मुद्दा है ना, आने वाले समय में देखिए, आपने देखा प्रयाग में रीवा तक के जाम लग गए थे, या भोपाल तक के जाम लग गए थे, जबलपुर तक जाम लग गए थे। क्यों लग गए थे? कि वहाँ पे एग्जिट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। आपकी गाड़ियाँ कितनी अंदर जा रही है, आप कहाँ पार्क करा रहे हो, एट ए टाइम 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 गाड़ियाँ आ रही है, तो उसकी आपकी व्यवस्थाएँ क्या है, आपके एग्जिट कहाँ से रहेंगे, एंट्री कहाँ से रहेगी, मोबिलाइजेशन कहाँ रहेगा। मैं सबसे ज़्यादा चुनौती मांग रहा हूँ तो मोबिलाइजेशन को मांग रहा हूँ कि जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा, चाहे गाड़ियों से आए, चाहे व्यक्ति पैदल चल रहा है, उसको मूवमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि शहर छोटा है, ध्यान रखिए आप। और मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रयाग के बाहर महाकुंभ लगता है, प्रयाग के अंदर नहीं लगता। गंगा जी बाहर हैं, ये सिंहस्थ जो लगता है अंदर लगता है सर, उज्जैन के अंदर लगता है, सेंटर में है शिप्रा जी। तो बड़ी चुनौतियां तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में एक और अव्यवस्था के तौर पर बातें सामने आई जब वीआईपी मूवमेंट वहां पर एकदम से टूटा, और जो परेशानियों का एक सबब भी बना, जो स्थानीय प्रशासन के लिए भी, आम जनता के लिए भी। इस वीआईपी पर्यटन को रोकने के लिए या वीआईपी पर्यटन को सुव्यवस्थित तौर पर पूरा करने के लिए आप कैसे इसको? नहीं, मेरा मानना है ये सब बातें कहने सुनने की है। कोई वीआईपी मूवमेंट रुकता नहीं है, चाहे वो किसी भी रेंज के हो, चाहे पॉलिटिकल क्लास के हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स क्लास के हो, चाहे जुडिशरी क्लास के हो, चाहे कॉर्पोरेट क्लास के हो, वो सब आते ही हैं, उनको वैसा फैसिलिटेशन मिलता ही है। 1-2 दिन मीडिया में सुर्खियाँ बनती है कि ऐसा हुआ, व्यवस्थाएं बिगड़ी, वेस्ट। फिर योगी जी ने ये जरूर कहा कि अभी थोड़े दिनों के लिए प्रोटोकॉल मना कर दिया था कि वीआईपी कोई नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है उसकी घाटी अलग कर दीजिए ना आप उसके घाट अलग कर दीजिए कि यहाँ वीआईपी मूवमेंट रहेगा, इनके घाट अलग रहेंगे, इनका रास्ता इधर से रहेगा, ये जाएंगे इधर से, आम जनता को उनसे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, अब सबको त्रिवेणी संगम स्नाना है, त्रिवेणी स्नान करना है, आम जनता को त्रिवेणी जाना है, तो वीआईपी मूवमेंट का क्लेशेस तो होगा। लेकिन वीआईपी को आप कोई नहीं रोक पाता। वीआईपी कल्चर हमारे देश में सर चढ़कर बोलता है, चाहे किसी मंदिर में हो, चाहे किसी अन्य स्थान पर हो। वीआईपी जो होते हैं ना, लाल पीली बत्तियाँ सायरन बजाती हुई आती है, और आम आदमी उनके सामने ठगावा महसूस करता ही है। लेकिन ये चलते आया और चलता रहेगा, इस पर कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी बेबाक राय रखने वाले राजा शर्मा जी सूचनाओं को सिर्फ साझा नहीं करते हैं, सूचनाओं पर तीखी टिप्पणी भी करते हैं, और तीखी टिप्पणी करने के साथ साथ उस व्यक्ति को सचेत करने का काम करते हैं जिसके बारे में कोई निर्णय हुआ है, जिसने कोई निर्णय लिया, चाहे गलत हो या अच्छा हो। अच्छे पर तारीफ करना और गलत पर तीखी टिप्पणी करना या तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करना, ये राजा शर्मा जी के स्वभाव में है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी ही और शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।